नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग वाकाटक वंश के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहले हम लोग जान लेंगे कि वाकाटक वंश भारत के किस क्षेत्र में शासन करता था और उसका संस्थापक कौन था, ये किस जाति के थे और इनका भारत के इतिहास में क्या योगदान रहा है। ये भारत का मैप है और हम बात करते हैं विंध्याचल का, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया है। ठीक है। और हम अब बता दें कि जो वाकाटक वंश के लोग थे, ये वाकाटक एक राज्य नहीं था, बल्कि स्टार्टिंग में एक स्थानीय सामंत की स्थिति में थे। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये लोग शुरुआती दौर में सातवाहनों के सामंत थे और सातवाहन लोग जो थे वो इस एरिया में राज्य करते थे। हम देखते हैं विदर्भ के बारे में, जिसे बरार के नाम से भी जाना जाता है। विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। ठीक है। और यहाँ के स्थानीय शासक थे वाकाटक लोग और इनका जो गोत्र था वो विष्णु वृद्धि गोत्र था। ये लोग ब्राह्मण जाति के थे। इनकी राजधानी जो थी वो नंदीवर्धन थी। और बता दें कि ये लोग सातवाहनों के सामंत थे, लेकिन जैसे ही सातवाहनों का पतन हुआ, ये अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करने लगे, यानी कि साम्राज्य को स्थापित करने लगे। और इनमें इसके बाद देखते हैं, आइए इधर देख लेते हैं एक बार, कि जो इनका उदय होता है वो सातवाहनों के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय से पहले, यानी मध्य में, इन दोनों के मध्य में ये शासन करते हैं। ठीक है। दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश वाकाटकों का था। ठीक है। यानी दक्कन का क्षेत्र, मतलब समझ रहे हैं, ये दक्कन का एरिया है ना, जिसमें कि उत्तरी महाराष्ट्र से लेकर विदर्भ यानी बरार तक का जो क्षेत्र है उसको दक्कन कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे वाकाटक वंश के शासकों के बारे में। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शासक होते हैं, उनके नाम क्या है और इनके अपने अपने शासनकाल में क्या योगदान रहे हैं। तो सबसे पहला शासक जो है वो विंध्य शक्ति है, जो कि वाकाटक वंश का संस्थापक होता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 225 से लेकर 275 ईस्वी तक होता है। इसका जो मूल नाम होता है वो वंश केतु होता है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो है वो है प्रवरसेन प्रथम, जिसका टाइम पीरियड है 275 से लेकर 335 ईस्वी। प्रवरसेन को प्रवीर नाम से भी जाना जाता है। और बता दें कि वाकाटक वंश का ये एक अकेला शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, यानी ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था प्रवरसेन प्रथम। तो और बता दें कि इसने प्रवरसेन जो था वो 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी शासक के लिए। और यहाँ पे जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो ये है कि इसके 4 बेटे होते हैं और 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि इसके 4 बेटे होते हैं, जिसमें से कि 2 बेटों का नाम और काम कुछ नहीं पता है। 2 बेटे यानी अज्ञात है वो। और एक बेटा है गौतमीपुत्र, दूसरा है सर्वसेन। ये 2 बेटों का नाम पता है। और जिसमें से कि जो गौतमी पुत्र होता है इसकी मृत्यु हो जाती है प्रवरसेन जब शासन करता रहता है तभी। ठीक है। और जो सर्वसेन है, बस यही एक बेटा इसका बचा रहता है जिंदा ठीक ठाक। तो प्रवरसेन के बाद इसका जो शासन व्यवस्था है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो पहला है मुख्य शाखा, दूसरा है वासीम शाखा। जो सर्वसेन होता है वो वासीम शाखा का स्थापना करता है। तो बता दें कि गौतमी पुत्र का जो उत्तराधिकारी होता है वो रुद्रसेन, इसका जो पुत्र होता है रुद्रसेन, वो मुख्य शाखा का शासक होता है, जिसका शासनकाल होता है 335 से लेकर 360 ईस्वी तक। और ये जो रुद्रसेन होता है ये शैव धर्म अपना लेता है, और कैसे अपनाता है इसके बारे में लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम बताएं सर्वसेन के बारे में। तो ये इसका हुआ चाचा, रुद्रसेन का हुआ चाचा। ठीक है। तो सर्वसेन क्या करता है, वासीम शाखा की स्थापना करता है। इस तो यानी 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं यहाँ पे, एक मुख्य शाखा, दूसरा है वासीम शाखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रुद्रसेन के बाद जो है वो शासक होता है पृथ्वीसेन, जिसका शासनकाल 360 से लेकर 385 ईस्वी तक रहता है। और जो पृथ्वीसेन होता है इसका समकालीन होता है विंध्य शक्ति द्वितीय, जिसका शासनकाल 350 से लेकर 400 ईस्वी तक होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन द्वितीय, इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो रुद्रसेन द्वितीय होता है। ठीक है। और इसका जो समकालीन होता है विंध्य शक्ति द्वितीय, इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो प्रवरसेन द्वितीय होता है। और बता दें कि जो ये रुद्रसेन द्वितीय होता है इसके बारे में देख लेते हैं।
तो रुद्रसेन द्वितीय जो होता है इस बहुत कम समय तक ये शासन करता है, 3-4 साल शासन करता होगा। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु होने के उपरांत इसकी पत्नी प्रभावती गुप्त शासन करती हैं एक संरक्षिका के रूप में। और इसके 2 पुत्र होते हैं, पहला दिवाकर सेन, दूसरा दामोदर सेन। दिवाकर सेन का भी बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाती है और बचता है दामोदर सेन, जो कि जब उत्तराधिकारी बनता है इसका प्रवर सेन द्वितीय के नाम से, जब सत्ता ग्रहण करता है ये, तो अपना नाम जो है ये प्रवर सेन द्वितीय रख लेता है। ठीक है, इसका शासनकाल जो है वो है 410 ईस्वी से लेकर 440 ईस्वी तक। और इसके बाद इसके जो समकालीन होता है इस वंश में, वो होता है अज्ञात शासक। इसका मतलब नाम नहीं पता चलता है। ठीक है, इस शासक का नाम क्या था वो पता नहीं चलता है। लेकिन इतना बता दें कि जो दामोदर सेन होता है इसके समकालीन शासक पर, इसके राज्य पर इसी का प्रभाव होता है, दामोदर सेन का। लेकिन बाद में जो राजा होता है देवसेन, ये इसका अपने शासन पर पुनः अपने राज्य पर ये अपना अधिकार कर लेता है। दामोदर सेन के बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है, शासक होता है, वो होता है नरेंद्र सेन। ठीक है, नरेंद्र सेन जो उसका पुत्र होता है उसका शासनकाल होता है 440 से लेकर 460 ईस्वी। इसके बाद जो इस वंश का अंतिम, इस मुख्य शाखा का अंतिम शासक होता है वो है पृथ्वीसेन द्वितीय, जिसका शासनकाल 460 से लेकर 475 ईस्वी तक रहता है। और इधर देख लेते हैं, इस अज्ञात शासक के बाद देवसेन होते हैं, जिनका जो शासनकाल होता है वो 455 ईस्वी से लेकर 475 ईस्वी होता है। इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं शासक हरिशेन, जिनका शासनकाल 475 से लेकर 515 ईस्वी तक होता है। चूँकि बता दें कि पृथ्वीसेन द्वितीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, इसलिए इसके शासन व्यवस्था का जो बागडोर होता है वो हरिशेन के हाथों में चली जाती है। मतलब इन दोनों शाखा को मिलकर एक शाखा बन जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग सभी शासक के बारे में डिटेल में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि किसने अपने राज्यकाल में क्या क्या किया। हम लोग वाकाटक वंश के शासक विंध्यशक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये वाकाटक वंश का संस्थापक होता है और यह एक बहुत ही मजबूत राजा होता है, जो कि सबसे पहले अब जब राज्य स्थापित करता है तो उसके बाद ये मालवा के पूर्वी एरिया पर अपना अधिकार कर लेता है और विंध्य के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये विंध्य के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है तो उसी के उपलक्ष्य में, यानी जीतने के उपलक्ष्य में, इसका नाम जो है वो विंध्यशक्ति पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो शासनकाल है विंध्यशक्ति का, वो 225 से लेकर 275 है। इसका मतलब कि अभी गुप्त वंश का उदय नहीं हुआ है, क्योंकि जो गुप्त वंश का स्थापना होता है वो 275 ईस्वी के आसपास होता है। और इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं कि उस टाइम जब विंध्यशक्ति शासन करता रहता है, उस टाइम इस एरिया में इस साइड सातवाहनों का शासन होता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि इधर एक पदमपोया नामक स्थान होता है, जो कि वर्तमान में मंदसौर के आसपास पड़ेगा, जहाँ पे नाग वंश का शासन था। हम आपको गुप्त काल पढ़ाते समय बताए थे कि नाग वंश का शासन कहाँ कहाँ था, पद्मावती, मथुरा, अहिछत्र ना, तो यहाँ पे नाग वंश का शासन होता है। ठीक है, अब इधर आते हैं काठियावाड़ में, तो इधर शकों का शासन होता है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, इधर देखते हैं कुंतल राज्य में, जो कि कर्नाटक में, यहाँ पे कदम राजवंश का शासन होता है। और इधर देख लेते हैं तो मगध में उस टाइम गुप्तों का उदय हुआ। ठीक है, प्रवर सेन, जिसको प्रवीर नाम से जाना जाता है, और ये पूरे अपने वाकाटक वंश में एक अकेला ऐसा शासक होता है जो सम्राट की उपाधि धारण करता है। और बता दें कि इसका जो शासनकाल है वो 275 से लेकर 335 तक है, 335 ईस्वी। यानी कि इस समय तक गुप्त काल में 4 शासक हो चुके थे, जिसमें कि पहला श्रीगुप्त, फिर उसके बाद घटोत्कच गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, और उसके बाद समुद्रगुप्त तक के काल आते हैं। ठीक है, और इसने जो है वो 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और हालांकि जो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जो कि सबसे पहला अभियान होता है वो मालवा के आसपास के एरिया को ये जीत लेता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा अभियान होता है उसमें ये आंध्र प्रदेश के आसपास के एरिया को जीत लेता है। और अपने तीसरे अभियान में ये कुंतल प्रदेश यानी कुंतल राज्य के आसपास का एरिया को जीतता है, इधर। ठीक है, इसके बाद ये चौथे अभियान में काठियावाड़ के आसपास का एरिया जीत लेता है। इधर शक शासक इधर शासन करते हैं ना, इधर का एरिया जीत लेता है। उसके बाद ऐसा कह सकते हैं हम कि ये जो 4 अश्वमेध यज्ञ कराता है,
ये किसी न किसी विजय के उपलक्ष्य में कराता है। एक विद्वान होते हैं केपी जायसवाल, वो कहते हैं कि ये पूरे उत्तर भारत पे शासन करता था, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, जो तर्क संगत नहीं रहता है। तो बता दें कि ये उत्तर भारत पे तो शासन नहीं किया, लेकिन ये संपूर्ण मध्य भारत पे जरूर शासन किया, क्योंकि इसका मालवा से लेकर इधर कर्नाटक, नर्मदा नदी का आसपास का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और ये सभी क्षेत्रों पर इसका शासन था। किसका? प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम के बाद इसके बेटे लोग की दो शाखाएं हो जाती हैं, मुख्य शाखा और वाचिन शाखा। इसमें जो होता है शासक होता है रुद्रसेन प्रथम शासक होता है, और वाचिन शाखा में सर्वसेन शासक होता है। तो जो रुद्रसेन होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रुद्रसेन क्या करता है कि अपने दो चाचाओं को, जो अज्ञात चाचा होते हैं, चार बेटे न होते हैं उसके, दो ये हैं गौतमीपुत्र सर्वसेन, लेकिन जो दो अज्ञात होते हैं उनको हराने के लिए अपने नाना, जो इसका नाना होता है नागवंश का भार शिव, उनकी सहायता लेता है, क्योंकि इसकी जो माँ होती है वो भार शिव की पुत्री होती हैं। तो ये नाना हुआ इसका, तो उनका सहायता लेकर के उन दोनों लोग को हरा देता है, उनके राज्य पर ये शासन करता है। लेकिन ये सर्वसेन को नहीं हरा पाता है, क्योंकि ये इसके मुकाबले का होता है, यानी टक्कर का मामला रहता है, इसलिए इसे नहीं हरा पाता है। ठीक है, और अपने नाना के प्रभाव में आकर ये शैव धर्म को अपना लेता है। इसके नाना शैव धर्म के थे, तो ये भी शैव धर्म को अपना लेता है। ठीक है, और हम बता दें कि एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके समकालीन गुप्त वंश में समुद्रगुप्त का शासन रहता है, और वो भी बहुत काफ़ी चालाक होता है। ये इस एरिया में इधर जाकर के आक्रमण करता है, लेकिन इधर वाकाटक के पास नहीं पंगा लेने आता है। वो जानता है कि इधर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो इससे मित्रता का व्यवहार कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्ती बना लेता है, तो यहाँ मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाते हैं इन लोग के। इसलिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कहीं भी दक्षिण के जिन जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उसमें कहीं भी वाकाटक वंश के राज्य का नाम नहीं। प्रथम के बाद जो इसका शासक होता है उसके बाद वो पृथ्वीसेन होता है, और इधर वाशिम शाखा में उसका समकालीन शासक विंध्यशक्ति द्वितीय होता है। दोनों में आपस में मित्रता का व्यवहार होता है, और विंध्यशक्ति जो है वो पृथ्वीसेन का नाम मात्र का अधीनता भी स्वीकार करता है। आगे चलकर जो पृथ्वीसेन होता है वो विंध्यशक्ति से कहता है कि चाचा आप कदम राजवंश पे, यानी जो कुंतर प्रदेश है यहाँ पे आक्रमण करिए, और इसका ये साथ देता है। यानी कि यहाँ पे वाशिम शाखा का जो विंध्यशक्ति शासन कर रहा है, यहाँ पे पृथ्वीसेन शासन कर रहा है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आ नहीं सकता है, इसलिए इसे कहता है कि आप शासन करिए, और विंध्यशक्ति द्वितीय जीत भी जाता है। और उस टाइम कुंतर प्रदेश का जो शासक होता है वो कंग वर्मन होता है, इसे विंध्यशक्ति द्वितीय पराजित करता है और यहाँ अपना अधिकार कर लेता है। और ये जो पृथ्वीसेन होता है बड़ा चालाक होता है, ये इधर कोसल के एरिया में एक जगह है बघेलखंड, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पड़ता है, उधर आक्रमण करता है और इसको जीत लेता है। ठीक है, यानी अपने चाचा को कहता है कि आप इधर बढ़िए, और अपने इधर इस क्षेत्र में आक्रमण करके जीतता है। ठीक है, उसके बाद जो पृथ्वीसेन होता है इसका गुप्त काल में जो समकालीन शासक होता है वो चंद्रगुप्त, यहाँ पे उस टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय शासन करता रहता है। और आपको बताया दे, पता ही है कि चंद्रगुप्त शकों से इसका रहता है झगड़ा, तो ये शकों को नष्ट करना चाहता है। नष्ट करता कैसे? तो बीच में आ जा रहे थे वाकाटक, ये भी काफ़ी बड़ी शक्ति थी उस टाइम, तो इसे या तो इससे आक्रमण करके जीते या तो इससे मित्रता कर ले। तो उस टाइम चंद्रगुप्त क्या करता है कि वाकाटक वंश में अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कर देता है। ठीक है, तो वाकाटक वंश में विवाह करता है, तो पृथ्वीसेन का एक पुत्र रहता है रुद्रसेन द्वितीय, इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके बाद जो है हम रुद्रसेन द्वितीय के बारे में बात करेंगे। इसकी पत्नी रहती है प्रभावती गुप्त। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने पत्नी के प्रभाव में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी कि ये वैष्णव धर्म को अपना लेता है रुद्रसेन द्वितीय। और कुछ ही दुर्भाग्यवश ये बहुत कम दिनों तक शासन कर पाता है, ये कुछ ही दिन तक शासन करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद इसके दोनों पुत्र जो है वो नाबालिग रहते हैं, इसलिए इसकी पत्नी संरक्षिका बन करके राज्य का सत्ता संभालती है, साम्राज्य का। उसके बाद दिवाकर सेन का भी बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाता है। बचता है दामोदर सेन। तो दामोदर सेन जब प्रभावती गुप्त के बाद दामोदर सेन उत्तराधिकारी बनता है, और जब दामोदर सेन उत्तराधिकारी बनता है तो ये प्रवर सेन द्वितीय के नाम से सत्ता को संभालता है। दामोदर सेन के बारे में जो कि शासन सत्ता प्रवर सेन द्वितीय के नाम से ग्रहण करता है।
और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक तो प्रमुख शाखा में प्रवर्सन द्वितीय होता है, दूसरा वासीन शाखा में भी प्रवर्सन द्वितीय होता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित नहीं होता है। और बता दें कि इसके समकालीन इस शाखा में एक अज्ञात शासक होता है जिसका नाम हम नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके क्षेत्र पर इसके काल में दामोदर सेन के काल में इसी का अधिकार होता है, इसी का प्रभाव होता है दामोदर सेन यानी प्रवर्सन द्वितीय का। ठीक है। और जो प्रवर्सन द्वितीय होता है यह एक कुशल प्रशासक होता है, लेकिन ये युद्ध वगैरह में ज़्यादा रुचि नहीं रखता है, और बल्कि ये युद्ध के अलावा शांति के कार्यों में ज़्यादा रुचि रखता था। इसलिए कह सकते हैं जैसे साहित्य और कला के क्षेत्र में, तो इसलिए इसने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है सेतुबंध। और कहा जाता है कि इसी के काल में कालिदास भी इसके दरबार में रुके हुए थे, जो कि मेघदूतम की रचना करते हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कालिदास इसके दरबार में रुके हुए थे और मेघदूतम की रचना करते हैं? तो जो मेघदूतम है वो विदर्भी शैली में है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कालिदास इसके दरबार में रुके हुए थे। और उसके बाद ये जो प्रवर्सन होता है द्वितीय, ये काफ़ी चालाक होता है। ये क्या करता है, सोचता है कि अब इधर कुंतल राज्य में जब ये संबंध बनाने का सोचता है, तो यहाँ पे अपने पुत्र, इसका पुत्र रहता है नरेंद्र सेन, इसका शादी कर देता है काकुस्थ वर्मन की पुत्री अजित भट्टारिका से। तो इसकी पत्नी हो गई अजित भट्टारिका। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि काकुस्थ वर्मन की दो पुत्रियाँ थीं, एक अजित भट्टारिका का शादी हो गया नरेंद्र सेन से यानी कि वाकाटक वंश में, और इसकी एक और पुत्री थी जिसका शादी कुमार गुप्त से हुआ है, गुप्त वंश में। ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, यानी नरेंद्र सेन और कुमारगुप्त जो है वो दोनों साड़ू हो गए। देखेंगे नरेंद्र सेन के बारे में, तो इसके समय में एक नलवंशी राजा आक्रमण करता है जिसका नाम रहता है भवदत्त वर्मन, जो कि आक्रमण करता है और नरेंद्र सेन को पराजित भी कर देता है। और फिर जिसकी वजह से नरेंद्र सेन को अपने यहाँ विदर्भ से भाग करके इधर दक्षिण के एरिया में शिफ्ट होना पड़ता है। लेकिन जब जो भवदत्त वर्मन होता है, इसकी मृत्यु होने के बाद ये पुनः अपने राज्य पे चढ़ाई कर देता है और उसे जीत जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है पृथ्वी सेन, और ये बहुत ही कमज़ोर शासक होता है, इसलिए काफ़ी दिन तक ये शासन नहीं करता है। और इसका चूँकि कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होता है, इसलिए इसके जो शासन सत्ता की बागडोर होती है वो हरिश्चंद्र के हाथों में चली जाती है, और हरिश्चंद्र जो होता है वो वासीन शाखा का शासक होता है। अब देख लेते हैं वासीन शाखा के बारे में। तो इसका जो संस्थापक होता है वो सर्वसेन होता है, और सर्वसेन जो होता है वो वासीन शाखा की स्थापना महाराष्ट्र में करता है। ठीक है। और बता दें कि सर्वसेन के समय में गुप्त काल में चंद्रगुप्त, यहाँ पे गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल होता है। ठीक है। और जो सर्वसेन होता है इसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था हरविजय, और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी विंध्य शक्ति द्वितीय होता है, और विंध्य शक्ति द्वितीय के बाद इसका उत्तराधिकारी प्रवर्सन द्वितीय होता है। ये भी काफ़ी कमज़ोर शासक था। इसके बाद एक अज्ञात शासक होता है जिसके नाम का पता नहीं है। उसके बाद देवसेन होता है, देवसेन भी कुछ अच्छा खासा शासन करता है। उसके बाद जो शासक होता है वो होता है हरिश्चंद्र। और हम बता दें आपको, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रवरसेन के बाद ये जो वाकाटक वंश है वो दो भागों में बढ़ जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र के पास आकर के वो एक शाखा हो जाता है, मतलब दोनों शाखाएं मिल जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और उसके बाद हम हरिश्चंद्र के बारे में बता दें, तो ये क्या करता है, दो शाखाओं को मिलाकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर देता है और अकेले शासन करता है। तो जाहिर सी बात है कि साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। और पूरे मध्य भारत, और बता दें कि ये पूरे मध्य भारत पे, मतलब ये सब तो इस इन्हीं लोगों का राज था, कुंतल उंतल जीत लिए थे। तो इधर से देखते हैं कि इन सभी चीज़ों पे, इधर इन सभी राज्यों पर किसका अधिकार था, तो हरिश्चंद्र का था। ये काफ़ी बहुत बड़ा राजा होता है, बहुत शक्तिशाली भी होता है, प्रवरसेन से भी शक्तिशाली होता है, लेकिन ये सम्राट की उपाधि धारण नहीं करता है। ठीक है। और एक खास बात बता दें कि जो अजंता की गुफा है, अजंता कहाँ है, तो अजंता इस एरिया में महाराष्ट्र में है। ठीक है। अजंता की गुफा का जो गुफा नंबर 16, 17 और 19 है उसका निर्माण भी हरिश्चंद्र यानी यही करवाया था। ठीक है। और आपको बता दें इसका साम्राज्य विस्तार देखना है तो इधर से देखिए, बंगाल की खाड़ी से लेते हुए अरब सागर तक, मतलब ये पूरा एरिया, इधर देखते हैं ये पूरा एरिया। ठीक है। ये एरिया इधर कह सकते हैं, ये एरिया है बंगाल की खाड़ी से लेते हुए अरब सागर तक,
और विंध्य क्षेत्र से लेकर इधर आते हैं कुंतल राज्य तक। इन सभी इतने जगह में पूरा ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे हरिशेण का शासन था। ठीक है, वाकाटक वंश का योगदान देख लेते हैं। राजा सर्वसेन जो होते हैं वो हर विजय नामक एक प्राकृतिक काव्य की रचना किए थे। और जो संस्कृत का विदर्भ शैली होता है उसका विकास जो होता है वो वाकाटक वंश में ही होता है। और यहाँ के जो ब्राह्मण थे, वाकाटक वंश के ब्राह्मण, ये बहुत ही धर्मावलंबी थे। और जो अजंता की गुफा नंबर 16, 17 और 19 है, इसको वाकाटकों के शासकों ने बनवाया था। वाकाटक वंश के शासक यानी हरिशेण ने बनवाया था। तो ये सब रहे वाकाटक वंश के योगदान। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये वाकाटक वंश को हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।